गाइस आवाज आ रही है? चेक करो। हेलो। कितने लोग हैं जरा ऑनलाइन लाइव? हाय डालिए जरा चैट बॉक्स में। लाइव कितने लोग हैं? हाय डालिए जरा चैट बॉक्स में। अगर आपके पास थ्योरी नोट्स नहीं है फिजिकल फॉर्मेट में या सॉफ्ट कॉपी में, तो टेलीग्राम पे जाइए। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने जस्ट उसको अपलोड किया हुआ है, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। मेरे वक्त उपस्थित है। चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको लग रहा है हम कुछ भारी करने वाले हैं तो। राइट, या भारी कर लेते हैं फिर लाइक कर लेना, जो भी आपकी इच्छा। चलिए आरंभ करते हैं स्टैट्स के थ्योरी को। लगभग स्टैट्स का थ्योरी 40 में से लगभग 8 से 10 मार्क के लिए आता है और हम इस चीज को अच्छे से कंप्लीट करेंगे अभी। ठीक है, चलो मैं कुछ कीवर्ड्स, क्या बोल रहा हूं मैं, कुछ कीवर्ड्स यहां पे मार्क भी कर रहा हूं और ये मार्क्ड कीवर्ड्स का पीडीएफ में अलग से शेयर कर रहा हूं टेलीग्राम पे ये लेक्चर होने के बाद। केसीफाइंग या करण चंदवानी आप चेक कर सकते हो टेलीग्राम पे, उस चैनल पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये बस सेशन होते ही ये वाली फाइल हाइलाइटिंग के साथ आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। तो एग्जाम के समय, मतलब एग्जाम में जाने से उसी मोमेंट पे आधे घंटा पहले क्विकली कीवर्ड्स को गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, चलिए टाइम बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं। करीबन 45 टू 50 मिनट्स के आसपास हमें लगने वाले हैं इस पर्टिकुलर थ्योरी सेशन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चलो पूरा 100% फोकस सामने करना, जितना हो सके पॉइंट्स को रिकॉल करने की कोशिश करना। मेरे साथ रिपीट करते हो तो बहुत बढ़िया है, सामने बुक हो मार्क कर रहे हो तो भी ठीक है, बट ट्राई करके टाइम जितना हो सके समय सामने ध्यान दीजिएगा और सामने अटेंशन देके काम करिएगा। स्टैट्स का पहला चैप्टर जो थ्योरी, प्योर थ्योरी चैप्टर है, 5 मार्क का थ्योरी यहीं से आएगा, बाकी का थ्योरी 5 मार्क का पूरे इसमें से आ सकता है। चलिए लेट्स स्टार्ट। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। हमने आज शाम में जो कॉन्सेप्ट मैराथन किया है उसमें हमने कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं, तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाने वाला हूं। ठीक है, विल जस्ट क्विकली गो थ्रू, जस्ट प्लेन गो थ्रू। ठीक है, चलिए। स्टैटिस्टिक्स में भी डिफाइंड एज साइंस ऑफ कलेक्टिंग, सॉरी, collecting the data, presenting the data, analyzing the data and interpreting the data and numerical। न्यूमेरिकल का मतलब क्या हो गया बेटा? न्यूमेरिकल का मतलब हो गया हम सिर्फ वेरिएबल पे फोकस कर रहे हैं, यानी कि हम सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा पे फोकस कर रहे हैं। उसके बाद statistics is used in forecasting of the business and various other things to related to the business etc। sampling is very important part of statistics and is widely used for statistical quality control। देखिए सैंपलिंग किसका होता है? डेटा का होता है। मतलब आपके पास बड़ा पॉपुलेशन है डेटा का, उस डेटा का एक टुकड़ा जिसको हम बोलते हैं सैंपल। हमने एग्जिट पोल जो इलेक्शन के समय होते हैं उसमें भी ये सैंपलिंग का बात किया हुआ है। आइए नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स के डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव डिवीजन, अप्लाइड डिवीजन, इन्फरेंसेस, इन्फरेंस एक कंक्लूजन, मैथमेटिकल जहां पे मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है, एंड एनालिटिकल। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड इवन सोशल साइंसेस। लिमिटेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स का? इट इज नॉट यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा को मुझे क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू, कन्वर्ट टू क्वांटिटेटिव, और क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करके उसको यूज करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट, ऑलवेज डील्स विद ग्रुप्स एंड नॉट विद इंडिविजुअल्स। समझ रहे हो क्या बात को? ग्रुप्स मतलब आपके पास डेटा दिया हुआ है वो ग्रुप में होना चाहिए, इन दी सेंस आपके पास ज्यादा डेटा होना चाहिए तो वन विद दी अदर्स, ऐसा हम उसको कंपेयर कर सकते हैं या यू कैन से उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अलग अलग इंडिविजुअल नहीं कर सकते हैं। मार्क्स से तो टोटल मार्क्स और इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए। स्टैटिस्टिकल लॉज may not be in sync with the laws of natural science। नेचुरल साइंस जो होता है एक्चुअल लॉजिक के हिसाब से नहीं, ये अपने अलग लॉजिक के हिसाब से चल सकता है। डेटा इज नथिंग बट न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। डेटा इज नथिंग बट न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो हमें मिलता है। डेटा प्राइमरी टाइप का भी होता है, सेकेंडरी टाइप का भी होता है। प्राइमरी डेटा मतलब क्या? ओरिजिनली हमने ही कलेक्ट किया है और इसको हम खुद यूज कर रहे हैं हमारे लिए, राइट? हमने यूज किया, हमारे लिए यूज कर रहे हैं, राइट? जो सोर्सेज से हम डेटा कलेक्ट करते हैं उनको हम प्राइमरी सोर्सेज बोलते हैं। सेकेंडरी डेटा मतलब कलेक्टेड बाय द पर्सन अदर देन हु इज रिक्वायरिंग इट, और किसी ने कलेक्ट कर लिया मैं उसको यूज कर रहा हूं, कहां से भी कर सकते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज, न्यूज़पेपर, मैगजीन एक्सेट्रा। दोनों का डिफरेंस, प्राइमरी डेटा जो है ये ओरिजिनल डेटा है, पहली बार मैंने कलेक्ट किया है, इसको मैं ही यूज कर रहा हूं, एंड
इट इज यूजुअली डायरेक्टली सुटेबल टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। मतलब क्या, मैंने किस लिए यूज करना है, इसमें से मैंने क्या करना है डेटा में से, वो मैं डायरेक्टली उसको यूज कर रहा हूं। एंड इट इज पॉसिबल कि ये पर्सनल बायस हो जाए, मैं मेरे हिसाब से डेटा को चेंज कर सकता हूं। सेकेंडरी में इट इज बेस्ड अपॉन कंपेंसेशन ऑफ एक्चुअल डेटा, कंपेंसेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा। डेटा आपने कलेक्ट किया, यूज में कर रहा हूं, मैंने कलेक्ट किया, यूज आप कर रहे हो। इट इज कलेक्टेड बाय पर्सन अदर देन हु रिक्वायर्स इट एंड इट इज रिलेटिवली लेस कॉस्टली। इसलिए कॉस्टली बिकॉज आप कलेक्ट कर रहे हो, समय डालोगे, पैसा डालोगे, सब डालोगे। ये तो किसने समय पैसा डाल दिया है, आप उसको थोड़ा कॉम्पेंसेट करोगे, यूज कर लोगे। इट में नॉट बी डायरेक्टली सुटेबल। आप आपके हिसाब से नहीं कलेक्ट करोगे, जहां पे आपको यूज करना है, जिसने यूज किया, जिसने कलेक्ट किया हुआ है उसके हिसाब से आप लोगे और आप आपके हिसाब से उसको यूज करोगे। चॉइस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा डिपेंड्स अपॉन फ्यू थिंग्स। दोस थिंग्स आर आपका नेचर एंड स्कोप क्या है इंक्वायरी का, आप क्यों डेटा कलेक्ट करना चाहते हो, आपके पास कितना फाइनेंशियल रिसोर्सेस वाले पैसा अवेलेबल है, टाइम कितना अवेलेबल है आपके पास, आपका इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस क्या है, लीगल कंप्लायंस चाहिए तो लीगल ऑर्गेनाइजेशन से डेटा कलेक्ट करिए, आपका न्यूज़पेपर का सीन है तो आप खुद जाके देखोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और एक्यूरेसी, कितना करेक्ट डेटा चाहिए आपको, गलत रहा तो भी चल जाएगा क्या, तो उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा कैन बी कलेक्टेड बाय यूजिंग फ्यू मेथड्स, डायरेक्ट पर्सनल मेथड, इनडायरेक्ट ओरल मेथड, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन थ्रू लोकल करस्पॉन्डेंस किसी इंसान से, या फिर मेल्ड क्वेश्चनर या एन्यूमरेटर्स की बात की थी अपन ने, ठीक है। सेकेंडरी डेटा में पब्लिश्ड सोर्सेस है, उसमें गवर्नमेंट होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं, जैसे कि इंडियन ट्रेड जर्नल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर और भी कोई चीजें जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, यूनाइटेड नेशंस का डेटा, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक का डेटा, ठीक है। उसके बाद कुछ कमिटी के रिपोर्ट्स या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट्स, कोई पब्लिकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट का, या फिर अनपब्लिश सोर्सेज जैसे कि कोई एक इंसान जो इंडिविजुअल रिसर्च वगैरह करता है उससे भी कलेक्ट किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, डेटा जो है ये डेटा को हम एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, और ये क्लासिफाई अलग अलग चीजों के ऊपर बेस्ड हो सकता है, ठीक है। किस तरह से यूज करना है, क्या करना है, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता है। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्या है क्लासिफिकेशन का, हमें कंपैरिजन करना है, क्लियरली डेटा को प्रेजेंट करना है और उसको यूज करना है एनालिसिस करने के लिए। ये सभी चीजें हैं हमारे पास, उसी के बेसिस पे हम करते हैं। उसके बाद टू कंडेंस द मास डेटा, कंडेंस मतलब इतने बड़े डेटा को थोड़े में रोक के रखने के लिए हम क्लासिफाई करते हैं कि ये हमें चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन, एक अच्छा क्लासिफिकेशन कौन सा होता है डेटा का, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, पूरे के पूरे चांसेस है इस चीज के, ध्यान दीजिएगा। सो व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, डेटा या क्लासिफिकेशन जो है, अच्छा डेटा का क्लासिफिकेशन एग्जॉस्टिव होता है, मतलब जो आप कर रहे हो उसके अलावा कुछ भी नहीं, जैसे कि अपने नोट्स होते हैं, इतना कर लिया कि इसके अलावा एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। देन इट शुड बी होमोजीनियस, मतलब वो उस काम के लिए इजीली यूज होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। इट शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिवली हमारे चीज के लिए डेटा यूज करोगे रिजल्ट मिलेगा, नहीं यूज करोगे नहीं मिलेगा। इट शुड बी स्टेबल, इट शुड बी नॉट फ्लेक्सिबल। स्टेबल मतलब क्या, डेटा आपने आज यूज किया फिर डेटा चेंज हो गया यूज करने बाद, ऐसा नहीं हो सकता ना, डेटा स्टेबल रहने वाला है। इट शुड हैव सुटेबिलिटी, जो स्कोप है आपका, जो पर्पस है आपका, उस चीज को उसने सूट करना चाहिए, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, क्लासिफिकेशन करोगे तो आपको कंपैरिजन आसान हो जाएगा, क्लासिफिकेशन करोगे तो अननेसेसरी चीजें हैं वो निकल जाएंगी, क्लासिफिकेशन करोगे तो इट विल हेल्प यू टू स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ वन वेरिएबल विद अनदर वेरिएबल, कोरिलेशन रिग्रेशन। अगर क्लासिफिकेशन करते हो तो आप इस पे फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हो, कंक्लूजन निकाल सकते हो, डिसीजंस लेने का बेसिस बना सकते हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, पहला है क्वांटिटेटिव जो कि बेस करता है क्वांटिटी के ऊपर, दूसरा है क्वालिटेटिव जो कि बेस करता है एट्रीब्यूट के ऊपर। क्वांटिटेटिव में वेरिएबल पढ़ा था क्या अपन ने, जी हां। उसके बाद टेम्पोरल डेटा जिसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज डेटा, जो टाइम के हिसाब से चेंज होता है, और ज्योग्राफिकल जो स्पेशल सीरीज डेटा या ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से होता है चेंज, ठीक है। सो ये भी चीज अपन ने पढ़ी हुई है आज। आइए आगे बढ़ते हैं। टैबुलेशन, अगर आप टैबुलेशन करते हो तो वहां से फायदा क्या होता है, ये एक लॉजिक और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है रोज एंड कॉलम्स बना करके। हालांकि टेबल बनाने के लिए भी आपको पहले जो टेक्स्ट दिया गया उसको समझना पड़ता है, उसी के बाद आप प्रॉपर तरीके से टेबल बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है टेबल का, डेटा को सिंप्लीफाई करना, डेटा को क्लैरिफाई करना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये अपने को हेल्प कर सकता है फ्यूचर स्टडीज के लिए। ये एरर्स वगैरह अगर होते हैं तो अगर आप कंपेयर करते हो सामने सामने तो एरर्स वगैरह आप निकाल सकते हो, मिस्टेक्स निकाल सकते हो। आपका इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव जो क्लैरिफाई चाहिए तो पढ़ लिया। उसके बाद इट हेल्प्स टू स्टडी दी ट्रेंड एंड पैटर्न, ट्रेंड एंड पैटर्न या तो ग्राफ से होता है या तो टैबुलेशन से होता है। एंड लास्टली इट हेल्प्स इन वेरियस एनालिसिस। ये इतना पार्ट 17 to 21 एक बार क्विकली गो थ्रू करिए। आई होप आप रिकॉल कर पा रहे हो, चीजों को समझ पा रहे हो। अगर हाँ तो बताइए फटाफट से चैट बॉक्स में यस।
गोला जी पूरा थ्योरी होगा, पूरे स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर्स का थ्योरी होगा। टेबल के एसेंशियल पार्ट्स, हम पूरे टेबल के पार्ट चार्ट के साथ देख करके है समरी में, आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। टेबल नंबर होता है, टाइटल होता है, डेट होता है, स्टब्स, स्टब्स क्या होते हैं, रो के टाइटल होते हैं, कैप्शंस क्या होते हैं, कॉलम के हेडिंग्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद टेबल की बॉडी होती है जहां पे बहुत सारी चीजें हैं, सिंपल फॉर्मेट में दिए जाते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सोर्स नोट एंड फुट नोट होता है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन वो भी दिया हुआ है, अभी नहीं जाते उसमें। आप डेटा को प्रेजेंट जब करते हो तो आप डेटा को डायग्रामेटिकली एंड ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हो। उसमें से पहली चीज प्रेजेंट करने के लिए बार डायग्राम, बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, दो से ज्यादा, या फिर सब डिवाइडेड, एक ही इसमें अलग अलग बार्स डिवाइड किए हुए हैं, या फिर टू डायमेंशनल जो हमारे सिलेबस में था ही नहीं। वेरिएबल क्या होता है, एनी न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइट, वेट एक्सेट्रा, जिसकी वैल्यू है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल दो टाइप्स के होते हैं, एक है डिस्क्रीट, दूसरा है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट जो है जो एक अज्यूम करता है काउंटेबल वैल्यू, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कंटिन्यूअस के अंदर में एक रेंज दिया जा सकता है, वो रेंज एनी वैल्यू बिटवीन टू सर्टेन लिमिट इज नोन एज कंटिन्यूअस। मतलब बेसिकली मैं रेंज की बात कर रहा हूं, मुझे एक रेंज दिया जाएगा, रेंज, या फिर मैं इंटरवल की बात कर रहा हूं, इंटरवल दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज, ग्रुप ऑफ वैल्यूज विद फ्रीक्वेंसी, हमने क्या बोला उसको, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज वैल्यू है, डेटा है और फ्रीक्वेंसी भी है साथ में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड इन इटसेल्फ, इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट भी करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप जिसमें वैल्यूज भी दिया हुआ है, डेटा फ्रीक्वेंसी के साथ दिया हुआ है, ठीक है। डेटा इज गिवन वैल्यूज विद फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस अगेन रेंज के साथ, डिस्क्रीट जो एक ही पर्टिकुलर चीज दी हुई है। कंटिन्यूअस में हम क्लास मार्क या एक्सआई, मिड क्लास मार्क यूज करते हैं। डिस्क्रीट जो होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल अगर देखते हैं, बात करते हैं, तो आर गिवन इन रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी इन सम सिस्टमैटिक मैनर, देन इट इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास इंटरवल के हिसाब से दिया जाता है, जिसमें वैल्यू स्टार्ट होती है लोअर क्लास लिमिट से, खत्म होती है अपर क्लास लिमिट पे, और इसके अंदर में क्लास लेंथ भी दिया जाता है, ठीक है। एक चीज को, एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को, एक इंटरवल को हम क्लास बोलते हैं, एक रेंज को, एक लिमिट को। डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इज इन अ क्लास, दिस थिंग इज कॉल्ड एज क्लास इंटरवल और क्लास लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आगे, सेंट्रल वैल्यू ऑफ द क्लास इज कॉल्ड एज क्लास मार्क और मिड वैल्यू और मिड पॉइंट। क्या होता है ये, यूसीएल प्लस एलसीएल डिवाइडेड बाय 2, समझ रहे हो बात को, इसको हम एक्स आई से भी रेफर करते हैं, इफ यू रिमेंबर, राइट। देन आगे, when the class intervals are so fixed that the upper limit of the class is included in that class, it is called as inclusive class verification and exclusive class classification। एक्सक्लूसिव के अंदर में क्या होता है, एक्सक्लूसिव के अंदर में ओवरलैपिंग होता है, और इंक्लूसिव में क्या होता है, ओवरलैपिंग नहीं होता है, नहीं होता है। तो ओवरलैपिंग अगर होता है, तो ओवरलैपिंग जिस केस में होता है उस केस में कहना है से क्लास लिमिट इज इक्वल टू क्लास बाउंड्रीज, यस, यहां क्लास लिमिट इज नॉट इक्वल टू क्लास बाउंड्रीज, समझ रहे हो क्या बात को, ठीक है। उसके बाद आइए आगे देखते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज अप टू दैट पर्टिकुलर क्लास। अगर आप लेस देन करते हो तो हमने देखा हुआ है, अगर आप ग्रेटर देन करते हो तो भी हमने देखा हुआ है किस तरीके से ये चीज होती है। नेक्स्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लेस देन टाइप होता है और ग्रेटर देन टाइप होता है, ठीक है। लेस देन को हम कुछ इस तरीके से लिखा करते थे, इफ यू रिमेंबर, एंड ग्रेटर देन को कुछ इस तरीके से लिखा करते थे। उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने आज डिस्कस किया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज नथिंग बट क्लास का फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब कहना है से इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो टोटल में से इस पर्टिकुलर क्लास में कितना, वो चीज आ जाएंगी। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या है, ये रेशियो ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी टू टोटल फ्रीक्वेंसी एज अ परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब f डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f इनटू 100 अगर करते हो तो बात तो एक ही हो रही है, बस यहां पे परसेंटेज में दे रहे हैं अपन, ठीक है। तो रेशियो ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी टू टोटल फ्रीक्वेंसी। ग्राफ अगर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना डेटा को, तो हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, उसका लिमिटिंग फॉर्म फ्रीक्वेंसी कर्व है, एंड ओजिव्स है या क्यूमुलेटिव कर्व्स। ओजिव्स जो है, ओजिव्स दो तरीके का होता है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू कैलकुलेट मोड, इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू कैलकुलेट मोड। उसके बाद ओजिव इज यूज्ड टू कैलकुलेट मीडियन, ओजिव इज यूज्ड टू कैलकुलेट मीडियन, ओजिव्स मीडियन। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? कोई डाउट है तो बताइए, मैं 1 मिनट का पॉज ले रहा हूं, गो फॉर इट फास्ट। ऑनलाइन में जो स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हो बताइए फटाफट से। जल्दी से चैट बॉक्स में डाल दो जो लोग लाइव अटेंड कर रहे हो। सर स्टब्स एंड ऑल टेबल एक बार दिखा दो, एंड में दिखते हैं। यस डन। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सो मेजर पार्ट लगभग 5 मार्क्स का जो आता है, 4 to 5 मार्क्स का, हमने लगभग 20 मिनट में खत्म कर लिया है। आगे बढ़ रहा है एमओसीटी की तरफ, अभी फटाफट हो जाएगा, अभी ज्यादा समय नहीं लगेगा, 20-25 मिनट बहुत हो गए। ठीक है, चलो। सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल ऑब्जर्वेशन एक उठाते हैं हम जो पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो एवरेज इज अ single value which represents all the values in the series. It lies somewhere in between the two extreme values. दो एक्सट्रीम है ना, उसके बीच में होता है, इसके लिए उसको हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। आइडियल सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा होना चाहिए? जो क्लियरली डिफाइंड है, जो सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, जो लीस्ट अफेक्टेड होता है फ्लक्चुएशन के साथ सैंपलिंग के। ठीक है, हमने ये सब वो टेबल पढ़ा, याद है क्या आपको? राइट, एंड जो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए और इजी टू कैलकुलेट होना चाहिए, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज एंड इट इज सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ये सभी चीजें अगर होती है तो ये सही हो जाता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक मीन। इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन, सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। तो इसके बारे में अपन ने पढ़ा हुआ है, इफ यू रिमेंबर, सम ऑफ डेविएशंस, सो x बार माइनस x या x माइनस x बार जो भी है, राइट, समेशन ऑफ x माइनस x बार इज ऑलवेज 0। ठीक है, ये चीज हो गई। देन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन इज ऑलवेज मीन, मिनिमम, सम ऑफ स्क्वायर्स, ये डेविएशन है 0 है, स्क्वायर्स मिनिमम है। वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट कंबाइंड मीन, फॉर्मूला याद है क्या? x बार इज इक्वल टू n1 x बार n1 x1 बार n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन ऑफ स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन प्लस चेंज इन स्केल, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ। मेरिट्स क्या है? मेरिट्स मीन के और डीमेरिट्स मीन के, ये क्लियरली डिफाइंड है, ऑल ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है, सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पॉइंट ऑफ बैलेंस। पॉइंट ऑफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता है। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट एंड लीस्ट अफेक्टेड बाय सैंपलिंग। ठीक है, लीस्ट अफेक्टेड बाय सैंपलिंग। डीमेरिट्स क्या है? अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। अगर एक्सट्रीम वैल्यूज आप लेकर के आते हो तो ये अफेक्ट करता है। ये ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए हम नहीं बना सकते हैं। इट इज नॉट यूजफुल एवरेज फॉर द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, उसको क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीन डज नॉट लीड अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये बाकी चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, लाइक डिविजन्स निकालो, ये करो वो करो, बहुत सारी चीजें। मीन के यूजेस क्या है? ये प्रैक्टिकल स्टैटिस्टिक्स में तो यूज होता ही है। एस्टिमेट्स अगर निकालने हैं, कोई भी टाइप के एस्टिमेट्स, चाहे वो इलेक्शन के रिगार्डिंग हो, डिमांड के हो, एक्सेट्रा, जो भी एस्टिमेट्स हो, मार्क्स के एस्टिमेट्स हो, ये सभी चीजों में हमको मीन लगता है, राइट। बिजनेसमैन यूजेस इट टू फाइंड आउट द ऑपरेशंस कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स पर यूनिट, per output, per machine, average monthly income, everything is done using mean. The use is done. Median जो है, ये central value of the variable, it divides into two equal parts in such a way that half of the items lie above this particular value and half lie below this particular value. इसको हम positional average भी बोलते हैं।
सम ऑफ डेविएशंस, एब्सोल्यूट डेविएशंस आर ऑलवेज मिनिमम, वहां सम ऑफ डेविएशंस ऑलवेज जीरो, राइट। मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है? मेरिट्स बहुत ज्यादा यूजफुल है ओपन एंड क्लास के लिए, जहां पे मीन यूज नहीं होता है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कैलकुलेट है, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, वो अफेक्ट हो रहा था एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से। मोस्ट सुटेबल फॉर एवरेज फॉर क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव के लिए अर्थमेटिक मीन पॉसिबल नहीं है, बट मीडियन बिल्कुल पॉसिबल है और बिल्कुल सही चीज है, ठीक है। इट कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, हमने देखा ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे अपन ने देखा ना, मीडियन निकालने के लिए ओजिव्स ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यूज किया जा सकता है। डीमेरिट्स क्या है? इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज बीच की चीज है ना, मिडिल, नॉट सुटेबल फॉर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, नॉट, it is much affected by fluctuation of sampling, and in case of continuous frequency distribution it is based on the assumption that the values are uniformly distributed in a class interval। तो अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वहां पे दिक्कत आ सकती है, पूरे के पूरे चांसेस है। नेक्स्ट, यूजेस क्या है? अगर आप कोई स्किल इंटेलिजेंस मेजर कर रहे हो तो वहां यूज किया जाता है, या फिर इट इज यूज्ड इन केस वेयर न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स आर नॉट पॉसिबल, मतलब इसका यूज मेनली क्वालिटेटिव डेटा के लिए किया जाता है क्या, ठीक है। और इसका यूज जो है, इसका यूज मेनली यूजेस ऑफ मीन जो है ये क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट, क्वार्टाइल्स, ये पार्टीशन वैल्यूज है जो हमें 4 इक्वल पार्ट्स में चीजों को डिवाइड करके देते हैं, Q1 Q2 Q3, 3 क्वार्टाइल से 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 9 डेसाइल्स है, ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कितना? 10 इक्वल पार्ट्स। और कितने डेसाइल्स है आपके? 9 डेसाइल्स है, ठीक है। 10 इक्वल पार्ट्स में टोटल 1 से लेकर 9 तक है। परसेंटाइल्स 100 इक्वल पार्ट्स, 99 है, 1 से लेकर के 99 तक। क्वार्टाइल 2 और मीडियन सेम है, डेसाइल 5 और मीडियन सेम है, परसेंटाइल 50 और मीडियन सेम है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मोड। समटाइम्स ये 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। 2 बार मतलब क्या मैं इसको बायमोडल डिस्ट्रीब्यूशन बोलूंगा, क्या मैं इसको यहां पे मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन बोलूंगा, ठीक है। यूनी मॉडल मतलब क्या? एक ही बार होता है, ठीक है। देन दीज डिस्ट्रीब्यूशंस आर आल्सो नोन एज बायमोडल एंड ट्राइमोडल, देखो यहां पे लिखा हुआ है, बायमोडल हो गया, ट्राइमोडल हो गया। मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है और यूजेस क्या है, आइए देखते हैं। मेरिट्स जो है ये ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे थ्योरी मेरिट्स डीमेरिट्स के फॉर्मेट में दिया हुआ है, ये पूरी चीज मेरिट्स डीमेरिट्स कौन से फॉर्म में आसान है, किस तरीके से, ये मैंने टेबुलर फॉर्म में बताया हुआ आपको। मैं अगर यहाँ पे दिखा दूं एक बार जस्ट आपको, तो आपको आइडिया आ जाएगी, आप इजिली रिकलेक्ट कर पाएंगे चीज को। ये देखिए यहां एक टेबल है सेंट्रल टेंडेंसी का, ये दूसरा टेबल यहां पे देखो दिख जाएगा आपको सेंट्रल टेंडेंसी का। फिर डिस्पर्शन के केस में अगर आप देखोगे तो डिस्पर्शन में भी यहां पे एक प्रॉपर टेबल है। यही थ्योरी मैं आपको वहां पे पढ़ा रहा हूं, यही थ्योरी। सो याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट वी कैन से, दी चार्ट्स आर मच मोर इजियर, टेबल्स आर मच मोर इजियर गिवन इन समरी, बट हाँ एक बार थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गो थ्रू करने के हिसाब से दिस इज गुड, राइट। सो इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कैलकुलेट है, हर जगह दिया हुआ है। ग्राफिकली हिस्टोग्राम से भी निकाला जा सकता है, हमने जस्ट चेक किया है। नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज है। यूजफुल यूजेस क्या है? इन सच सिचुएशंस वेयर मीन इज नॉट सुटेबल, वहां पे इसको यूज किया जा सकता है। कोई भी ऐसी जगह जहां पे मीन सुटेबल नहीं, मतलब मीन सुटेबली नहीं निकाला जा सकता, वो हर जगह पे इसको यूज किया जा सकता है। तो यहां पे यूजेस दिए हुए हैं। नेक्स्ट आइए डीमेरिट्स। यूजेस डीमेरिट्स इन केस ऑफ बायमोडल मल्टी मॉडल, मोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब मोड निकल जाएगा बट एक मोड नहीं आ सकता ना, 2-3 मोड्स है, तो आप मोड्स का एवरेज लेकर के एक्चुअल मोड कौन सा प्रेफर करेंगे ऐसा भी नहीं कर सकता ना, तो 2-3 मोड्स आ जाएंगे फिर तो, राइट। नॉट सुटेबल फॉर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस एंड नॉट रिजिडली डिफाइंड लाइक एवरेज। ज्योमेट्रिक मीन nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n गिवन वैल्यूज। मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, यूजेस क्या है, आइए। मेरिट इज, इट इज क्लियरली डिफाइंड, इट इज बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, it is useful for further mathematical treatment, तीनों भी मीन यूजफुल है, right। then it is useful in finding out the average, increase or decrease in economical business. It is also theoretically considered to be the best average when large weights are given to small items, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली इसके यूजेस पे भी फोकस किया गया है। उसके बाद आइए डीमेरिट्स क्या है। नॉट इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, बिल्कुल आसान नहीं है। nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एक्सेट्रा, बहुत बहुत लंबी चीज है।
कैन नॉट बी कैलकुलेटेड व्हेन देयर आर वैल्यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज गिवन, दोनों साथ में तो नहीं कैलकुलेट होगा, एक होगा तो कैलकुलेट कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड व्हेन द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इज जीरो। क्या रीजन है, आप प्रोडक्ट ले रहे हो ना, बिकॉज वी आर टेकिंग प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में एक भी चीज जीरो आ गई तो प्रोडक्ट के साथ पूरा प्रोडक्ट ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। एंड नेगेटिव पॉजिटिव की क्या रीजन है, अगेन वाई, बिकॉज वी आर टेकिंग प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट नेगेटिव पॉजिटिव लोगे तो वो तो वहीं पे खत्म हो जाएगा, उसका कुछ आइडेंटिटी नहीं रहेगा। यूजेस क्या है, आपको एवरेज रेशियोज वगैरह निकालने हैं या आपको इंडेक्स नंबर वगैरह यूज करने हैं, तो उस केस में इंडेक्स नंबर याद है क्या, मार्शल एजवर्थ, याद है ना, पाशेज और लास्पेयर का उन्होंने ज्योमेट्रिक मीन लिया था। हार्मोनिक मीन इज रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। If each value of the variable is replaced by harmonic mean, then the total of reciprocal value will always remain the same. मेरिट क्या है इसके, डीमेरिट क्या है, आइए मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स एडवांटेजेस क्या है इसके, इट इज क्लियरली डिफाइंड, एवरेज यूजफुल फॉर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। फॉर रेट्स एंड रेशियोज इन्वॉल्विंग स्पीड, हमने करके देखा है, इसी को यूज करते हैं। फॉर रेट्स एंड रेशियोज इन्वॉल्विंग प्राइस एंड क्वांटिटी, इंडेक्स नंबर में भी हमने इसी को यूज करते हुए देखा है, तो ये यूजेस के ऊपर है, ठीक है। यहां पे इंडेक्स नंबर, यहां पे स्पीड के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हुए हैं। आइए आगे, यहां तक क्लियर है। डीमेरिट्स क्या है, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, नॉट इजी टू कैलकुलेट, एनी वन ऑब्जर्वेशन इज जीरो, हार्मोनिक मीन इज जीरो। अगेन रीजन क्या है उस चीज का, अगेन आप यहां पे भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट एक्सेट्रा ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इट इज यूजफुल फॉर एनालिसिस ऑफ एनालिटिकल डेटा बट इट इज एक्चुअली नॉट यूजफुल, मतलब वो उसका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट, हार्मोनिक मीन इज स्पेशली यूजफुल इन एवरेजिंग टाइम रेशियोज एक्सेट्रा, तो ये अगेन यूज के बारे में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एचएम समरी में नहीं था, ध्यान देना। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन इनटू अरिथमेटिक मीन, या ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन इनटू अरिथमेटिक मीन का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्टार मार्क कर रहा हूं, ये समरी में नहीं था, ध्यान से देखना है, क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर एग्जाम में। व्हेन द वैल्यूज ऑफ ऑल द आइटम्स आर आइडेंटिकल और व्हेन दे आर नॉट आइडेंटिकल, तो ये ग्रेटर है, ग्रेटर एएम जीएम एचएम, और अदरवाइज ये इक्वल है, ठीक है। चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज, आपका पर्पस क्या है उसको समझना है, आपका नेचर क्या है डेटा का उसको समझना है, मतलब आपका पर्पस आप किस चीज के लिए चाह रहे हो, डेटा का नेचर क्या है, वो तो बेसिक नेचर रॉ डेटा, और उसके अकॉर्डिंगली आपने चूज करना है। तो सर्कमस्टांसेस देखिए कैसे है, पहले तो चॉइस जो है सुटेबल के लिए, पर्पस और नेचर मेनली, उसके बाद कहां पे एम यूज नहीं किया जाता है वो भी दिया हुआ है। सो टू गिव इंपॉर्टेंस of the series arithmetic mean is reasonably suitable, ideally arithmetic mean to locate positional of an item, पोजीशन निकालना है, देखो इंपॉर्टेंस इक्वल देना है तो मीन, पोजीशन निकालना है तो मीडियम या और कोई पार्टीशन वैल्यूज, और कोई पार्टीशन वैल्यूज मतलब कौन से, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ठीक है। उसके बाद फाइंड आउट मोस्ट कॉमन चाहिए अपने को, तो मोड, सबसे ज्यादा जो आ रहा है वो मोड, गिव मोर इंपॉर्टेंस टू स्मॉल आइटम्स तो ज्योमेट्रिक मीन, एंड प्रॉब्लम विद रेट्स एंड रेशियोज तो हार्मोनिक मीन। तो उन्होंने सब टाइप की चीज यहां पे आपको दी हुई है, सेम हम वहां पे दिख के आया, तो मीन है, मीडियन है, मोड है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है। नेचर ऑफ डेटा के हिसाब से ओपन एंड क्लासिफिकेशन होगा तो मीडियन, क्वालिटेटिव डेटा होगा तो मीडियन या फिर मोड, देन एवरेज रेट निकालना है तो वहां पे जीएम। उसके बाद वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विद अनदर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कंपेयर करना है तो उसके लिए हार्मोनिक मीन, अगेन आपको मीडियन के लिए दिया हुआ है, मीडियन के लिए, मोड के लिए, ज्योमेट्रिक मीन के लिए, हार्मोनिक मीन के लिए। अर्थमेटिक मीन कहां यूज नहीं किया जाएगा, अगर डेटा में बहुत ज्यादा स्क्यूनेस है, टेढ़ापन है, अगर ये ओपन एंड क्लासिफिकेशन है, अगर एवरेज रेट वगैरह निकलना है, हार्मोनिक मीन, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से तो भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। चॉइस ऑफ एवरेज फॉर डिसीजन मार्केट, a judicial selection of averages for a sound statistical analysis depends upon few factors, उसका नेचर क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, पर्पस क्या है, और अवेलेबिलिटी क्या है डेटा की, और उसका, और आगे अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए यहां तक की चीजें क्लियर है क्या, नहीं बताइए फटाफट से, कम ऑन बी क्विक, यहां तक की चीजें क्लियर है क्या, अगर हाँ चैट बॉक्स में बताइए यस, जल्दी से बताइए यहां तक की चीजें क्लियर है तो, कम ऑन बी क्विक।
इज इट क्लियर? अरे मल्हार, अभी आप चैट मत करते बैठिए वहां पे, ब्लॉक हो जाओगे। लेट्स गो। सुटेबिलिटी ऑफ एवरेजेस, वापस से घुमा फिरा के एक्टिव पैसिव वॉइस वही चीज है, ध्यान देना। अर्थमेटिक मीन की बात हो रही है, मीडियन की बात हो रही है, मोड की बात हो रही है, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की बात हो रही है, ठीक है। लास्ट पार्ट है, फोकस करिए। चलो, अर्थमेटिक मीन इट इज जनरली यूज्ड इन बिजनेस whenever we talk about average cost of production, average sales, तो एवरेज की जगह पे हम इसी को यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस सच एज स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो अर्थमेटिक मीन चाहिए ही चाहिए। एट द सेम टाइम इट इज नॉट रिकमेंडेड विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस या ओपन क्लास, तो अपने को पता है एक्सट्रीम में और ओपन एंड में हमने देखा हुआ है कि ये चलता नहीं है। देन मीडियन, it is used to find out the average when the data is qualitative, positional average, honesty, intelligence, beauty, etc. right? median जो है it is the only average which is used in case of this positional average है, देखा हुआ है। it divides entire series into two parts, 50% actual है वो, 50% below। it is suitable when there is open end classification या फिर extreme values अगर है तो, ठीक है। it is commonly used in case to calculate few workers, like it is commonly used for average wages of workers as it could avoid the influence of a very high or very low, तो open end के सबसे दिया हुआ है, तो यहाँ पे allowed है open and extreme end, यहाँ पे open and extreme end allowed नहीं है। मोड के केस में देखिए, मोड के केस में मोड इट इज यूज्ड टू बी डीलिंग विद ओपन एंड क्लासिफिकेशन, यस, particularly in business when businessman is not interested in the magnitude but only interested in most common, तो मोस्ट कॉमन चीज, मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट जो सेल हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट जो सेल हो रहा है, बार बार जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, जो पैसा कमा करके दे रहा है, उस चीज के लिए मैं इसको यूज करता हूं, ठीक है। चलिए, तो मैग्नीट्यूड नहीं मिलेगा बट मोस्ट कॉमन चीज, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हर बार कंपेयर मत करो, यहां मोस्ट कॉमन चीज और डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है। चलिए, ज्योमेट्रिक मीन, they are called as ratio averages, most appropriate when the data comprises of rates, ratios or percentages instead of actual quantities. Geometric mean is to be used when dealing with rate or ratios. Harmonic mean is to be used when we are dealing with average rates or average ratios. आई डिस्पर्शन, डिस्पर्शन बेसिकली कितना डेटा वेरी हो रहा है सेंट्रल वैल्यू से। ये सेंट्रल वैल्यू कहां से आती है आपकी, ये सेंट्रल वैल्यू जो आती है ये आती है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। इट मे बी नोटेड दैट dispersion measures only the degree and not the direction and therefore they are called as दो नंबरी, ठीक है। so only the degree not the direction and therefore they are called as second order because only magnitude मेजर करता है। इनका पर्पस क्या है, व्हाट आर दी पर्पसेस? रिलायबिलिटी क्या है एवरेज की, समझना, बिकॉज अगर ज्यादा वेरिएशंस है तो डेविएशन ज्यादा है तो हम रिलाय नहीं कर पाएंगे डेटा पे, ठीक है। कंपैरिजन करना है कि कंपैरिजन ऑफ वेरिएबिलिटी, कितना वेरिएशन हो रहा है दो और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन से, ये डेटा बहुत ज्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये डेटा बहुत ज्यादा नेगेटिवली वेरिएट बहुत ज्यादा कर रहा है। टू डिटरमाइन नेचर ऑफ वेरिएशन, नेचर एंड कॉज बेसिकली, एंड फॉर कैलकुलेशन ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल डेटा, उसके लिए जैसे कोरिलेशन रिग्रेशन के हिसाब से हमें सेंट्रल टेंडेंसी के और डिस्पर्शन के मेथड लगते हैं। अच्छा मेथड ऑफ डिस्पर्शन कौन सा है जो क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं, बेस्ड ऑन ऑल है, लीस्ट अफेक्टेड बाय सैंपलिंग है, लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कैलकुलेट है और फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जिस पे दिया जा सकता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी इधर एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट जो है ये सेम स्टैटिस्टिकल यूनिट में आता है जहां ओरिजिनल डेटा दिया गया है, और यहां पे अगर मैं बात करता हूं रिलेटिव की तो जो कोएफिशिएंट्स वगैरह हम निकालते थे ना वो सभी रिलेटिव है, ठीक है। ये प्योर नंबर में आएंगे या फिर परसेंटेज में भी आ सकते हैं, तो रेंज क्वार्टाइल डेविएशन यहां पे आ जाते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन यहां पे आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट,
रेंज की बात करते हैं, रेंज के मेरिट्स और डीमेरिट्स और यूजेस। आइए, रेंज का मेरिट क्या है? इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट। जहां भी मेरिट है हर जगह यही है, सेंट्रल टेंडेंसी में भी यही था। इसको स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है, मतलब एक्चुअल में है। इट इज वेरी यूजफुल प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली बहुत काम आता है। डीमेरिट क्या है? सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। एक्सट्रीम वैल्यूज के ऊपर बेस किया जाता है, बिकॉज लार्जेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो मुझे ओवरऑल वैरायटी जो है उसका डिफरेंशिएशन नहीं समझता है। आई गेस अभी स्टेबल इंटरनेट, थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा था, ठीक है। हाँ, इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन तो वैसे भी 2 नंबर ही है ना, सेंट्रल टेंडेंसी नहीं, कौन सा डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन में तो कोई भी चीज आपको डायरेक्शन देगा ही नहीं, जो भी चीज है वो चीज आपको क्या देने वाली है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देने वाली है, ठीक है। चलिए उसके बाद, इट इज यूजफुल इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, इट इज यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ डेविएशंस इन केस ऑफ प्राइस एक्सेट्रा, और ये वेदर फोरकास्टिंग वगैरह के लिए भी, कितना क्लाइमेट डेविएट हो रहा है उसके लिए भी यूज किया जाता है। क्वार्टाइल डेविएशन, it is nothing but half of difference between first and third quartile, Q3 minus Q1, quartile deviation. Q3 minus Q1 is also known as interquartile deviation, और Q3 minus Q1 divided by 2 is known as semi interquartile deviation, ठीक है, divided by 6। नेक्स्ट, उसके बाद मेरिट्स डीमेरिट्स की बात करते हैं। आइए, क्वार्टाइल डेविएशन के केस में मेरिट्स, डीमेरिट्स और इंटरप्रिटेशन क्या है इस चीज का, फिर जाएंगे मीन डेविएशन पे, ठीक है। सो क्वार्टाइल डेविएशन के जो मेरिट्स है, अगेन इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी यूजफुल इन ओपन एंड क्लासिफिकेशन, लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है। डीमेरिट्स क्या है? नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इट इग्नोर्स 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन, 50% पे ही डील करता है, क्वार्टाइल 3 क्वार्टाइल 1 के आजू बाजू में जो है उन चीजों पे। नॉट सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, और इट इज अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग। इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है? इफ अ क्वार्टाइल डेविएशन इज स्मॉल, अगर ये कम है, इट मींस दैट देयर आर स्मॉल वेरिएशंस एंड कंसिस्टेंसी ज्यादा है। हमने वेजेस का एग्जांपल सॉल्व किया था, वर्कर के वेजेस का, अमंग द सेंट्रल 50% आइटम्स। उनसे सेंट्रल 50% आइटम्स का ही बात हो रहा है सिर्फ। सेंट्रल 50% में हाई कंसिस्टेंसी स्मॉल वेरिएशन है, ये हाई है क्वार्टाइल डेविएशन, मतलब लो कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। चलिए, मीन डेविएशन, तो अगर क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो वेजेस, वर्कर्स एक्सेट्रा के क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं वो इसी तरीके से है। ओके, मीन डेविएशन की बात करते हैं। चलिए, मीन डेविएशन इज द मीन डेविएशन टेकन फ्रॉम एवरेज। एवरेज डेविएशन और किसका? एवरेज से, मोड से, सेंट्रल एवरेज से एक्सेट्रा। सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज ऑलवेज मिनिमम, एंड मीन डेविएशन टेकन फ्रॉम सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम द मीडियन इज ऑलवेज मिनिमम। उसी के बेसिस पे ये चीज आई है। मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट, लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज बेस्ड ऑन ऑल दी क्लासिफिकेशंस। यहां पे ये इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज ऊपर वाला जो था वो बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस का वो नहीं था। आइए नेक्स्ट, उसके बाद डीमेरिट्स क्या है? इट इग्नोर्स द नेगेटिव साइन। व्हाई? बिकॉज डायरेक्शन नहीं करता ना, ये तो डायरेक्शन की बात हो रही है, सेकंड ऑर्डर है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, इट मे नॉट गिव एन एक्यूरेट रिजल्ट व्हेन द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज हाई। अगर एक्चुअल में वेरिएशंस डेविएशंस ज्यादा है तो ये एक्यूरेट डेटा हमें नहीं देगा, ऐसा ये बोलता है, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन इज स्मॉल, इट मींस इट इज हाईली यूनिफॉर्म इन द मोर देन 50% ऑफ द आइटम्स, सेंट्रल नहीं, मोर देन 50 which fall with small range. If it is high, it means it is not uniform since more than 30% of the observations do not fall in the small range. 30% 50% ऑब्जर्वेशन पे घूमता है, स्मॉल है तो यूनिफॉर्मिटी ज्यादा है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। देन स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट, नेगेटिव स्क्वायर रूट नहीं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट निकालने बाद स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड एज वेरिएंस। मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है? मेरिट्स क्लियरली डिफाइंड है, सुटेबल फॉर मैथमेटिकल, सुटेबल फॉर स्टैटिस्टिकल, यूज्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा हुआ है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर में, थ्योरी देखेंगे वापस से। बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग। देन नॉट इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, नॉट इजी है, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड के चक्कर में नहीं चलता। उसके बाद नॉट सुटेबल फॉर कंपेयरिंग एंड अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। इंटरप्रिटेशन क्या है? इफ द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्मॉल then it has smaller less variability among the units of production, units of distribution, मतलब टोटल की बात हो रही है, 100% की बात हो रही है। but if it is large then there is higher variability among the units. Variance is not affected by change in origin but affected by
चेंज इन स्केल, मार्क करके देता हूं आपको, नॉट अफेक्टेड बाय ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। कौन सा? वेरिएंस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में सिग्मा स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, मीन डेविएशन 4/5 ऑफ सिग्मा होता है और 2/3 ऑफ सिग्मा होता है, ठीक है। इफ ओनली टू वैल्यूज आर गिवन देन द स्टैंडर्ड डिवीजन, ओनली टू वैल्यूज, स्टैंडर्ड डिवीजन इज हाफ ऑफ रेंज। बताइए यहां तक चीजें क्लियर है क्या? लेट मी टेक अ स्मॉल पॉज एंड यू गाइस कैन रेस्पॉन्ड एंड देन वी कैन गो अहेड। जल्दी से बताओ चैट बॉक्स के अंदर में जो लोग लाइव देख रहे हो। Is it clear? चल लेट्स गो। सर वेरिएंस को तो स्टैंडर्ड डिवीजन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं ओरिजिन स्केल में। हाँ ठीक है, यहाँ पर आपने डायरेक्टली अफेक्टेड बाय स्केल क्यों लिखा है, उससे आंसर नहीं आता है। अरे नहीं आएगा ना आंसर, क्यों नहीं आएगा? हमने इनफैक्ट सॉल्व किए हुए ऐसे क्वेश्चंस, क्यों लोड ले रहे हैं? सॉल्व किए हुए, कल देखेंगे और एक दो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कोरिलेशन रिग्रेशन की बात करते हैं। आई गेस 2-3 मोर टॉपिक्स लेफ्ट, फटाफट से करते हैं। चलिए कोरिलेशन रिग्रेशन इज नथिंग बट रिलेशनशिप। कोरिलेशन अगर होता है मतलब रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, तो रिलेशनशिप बिटवीन two or more variables. If the variables are related to each other in such a way that one change in one variable can create a change in another variable, so they are said to be correlated to each other. And if there is no correlation, meaning दोनों में कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, इट यूजेस टू मेजर द डिग्री एंड द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, दोनों भी चीज है बिटवीन टू वेरिएबल्स। पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन एंड द चेंज। तो डायरेक्शन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव बोल सकते हैं। अगर दोनों वेरी करते हैं सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव है, राइट। और अगर दोनों वेरी करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, कोरिलेशन की स्टडी को डिवाइड कर दिया गया सिंपल और मल्टीपल में। सिंपल, इफ ओनली टू वेरिएबल्स आर अंडर द स्टडी इट इज सेड टू बी सिंपल, जो हमारे सिलेबस में है। 3 और मोर आर देयर तो इट इज सेड टू बी मल्टीपल, जो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लीनियर एंड नॉन लीनियर, अगर मैं लीनियर की बात करता हूं, ठीक है, लीनियर और नॉन लीनियर, इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन द वेरिएबल बेयर्स अ कांस्टेंट रेशियो, कंटिन्यूस उतने से ही चेंज हो रहा है, ये इतना चेंज हुआ ये भी उतना ही चेंज होगा, इतना चेंज हुआ उतना ही चेंज होगा, तो ये लीनियर हो गया। और वैसा नहीं है तो मतलब अभी इतना फिर आगे बहुत ज्यादा, तो उसको कर्वी लीनियर बोलते हैं या फिर नॉन लीनियर बोलते हैं, ठीक है। डज नॉट बेयर अ कांस्टेंट अमाउंट, योर यहां कांस्टेंट रेशियो टू द अमाउंट ऑफ चेंज। मेथड्स क्या है? 4 मेथड्स हमने आज देखे हुए हैं। कार्ल पियर्सन है, स्पीयरमैन रैंक है, कॉन्करेंट है और स्कैटर्ड डायग्राम है। आर जो है ये प्योर नंबर है, इंडिपेंडेंट यूनिट है और ये बताता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में, ठीक है। तो कोएफिशिएंट आर है। The correlation coefficient R is geometric mean of both the regression coefficients. फॉर्मूला पढ़ा अपन ने समरी के अंदर में, अगर आपको याद होगा तो BYX into BXY इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू R, ठीक है। अजम्पशंस क्या है कार्ल पियर्सन के केस में? लेट्स क्विकली गो थ्रू। अजम्पशंस क्या है कार्ल पियर्सन के केस में? देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, मतलब जितना एक बढ़ेगा उतना ही दूसरा बढ़ेगा, तब कार्ल पियर्सन कैलकुलेट होगा। देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, एक में कुछ कॉज किया अपन ने तो उसमें दूसरे का इफेक्ट दिखाई देगा। The two variables are affected to a great extent by large number so that they form a normal distribution. Spearman rank जो है is based upon ranks and not the original data. तो मुझे बताओ ओरिजिनल डेटा क्वालिटेटिव हो सकता है क्या? क्वालिटेटिव हो सकता है क्या? हाँ। और ये रैंक्स जो लगाएंगे
तो हमने इसको क्या क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट कर दिया क्या? यस, कन्वर्टेड टू क्वांटिटेटिव। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, स्पीयरमैन रैंक के मेथड में देखा जाए तो इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फ्री मेथड। यहां पे हम कुछ खास डिस्ट्रीब्यूशन बना नहीं रहे हैं और इसमें पैरामीटर्स भी नहीं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन पैरामीट्रिक मेथड। यहां पे कुछ अजम्पशंस ही नहीं है, देयर आर नो अजम्पशंस, बिकॉज सिंपली स्पीकिंग हम रैंक्स लगाते जा रहे हैं। इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन सेम है जो काइल पियर्सन का था। रैंक कोरिलेशन इज सुटेबल फॉर क्वालिटेटिव डेटा। दिस मेथड इज नॉट बेटर देन काइल पियर्सन। काइल पियर्सन ज्यादा अच्छा है बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन रैंक ओनली एंड नॉट द डेटा। तो एक्चुअल जो वेरिएशन है, एक्चुअल जो रिलेशन है, उसके ऊपर फोकस नहीं करता ये बस बेसिकली आपके रैंकिंग के ऊपर फोकस करता है, प्लस माइनस पे फोकस करता रहेगा। नेक्स्ट, कॉन्करेंट डेविएशंस जो है, ये एक सिंपल मेथड है कैलकुलेट करने का एंड सुटेबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर आपके ऑब्जर्वेशन 30 या 30 से ज्यादा है तो प्लस माइनस करके जो सेम आता है, ज्यादा आता है, उसको हम चेक करेंगे। डज नॉट गिव एक्यूरेट रिजल्ट बिकॉज ये इट इज बेस्ड अपॉन चेंज इन डायरेक्शन ओनली। क्यों डायरेक्शन पे बेस्ड है? बिकॉज हम यहाँ पे प्लस माइनस ये खेल खेलते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा आगे। सो स्कैटर्ड डायग्राम जो है, दिस इज अ ग्राफिकल मेथड एंड दिस गिव्स ओनली अप्रोक्सीमेशन, प्लस ये डायरेक्शन पे ज्यादा फोकस करता है, ये मैग्नीट्यूड या वैल्यू पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। स्क्वायर ऑफ काइल पियर्सन मेथड गिव्स यू कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। सो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो ये आर स्क्वायर है और उसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में होगी। 1 माइनस आर स्क्वायर गिव्स यू कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, ठीक है, नॉन डिटर्मिनेशन। फिर अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर गिव्स यू कोएफिशिएंट ऑफ एलियनेशन। ये सब हम आज ही पढ़ के आए हैं, राइट। स्टैंडर्ड एरर के बारे में बात की और प्रोबेबल एरर क्या है? स्टैंडर्ड एरर का 0.675 इज नथिंग बट प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर इज नथिंग बट इज एन अमाउंट which is added or subtracted to the values of r, जहां से एक अपर लोअर लिमिट मिलती है, मतलब आपका एरर इनके बीच में लाई कर रहा है कहीं तो भी ऐसा, तो अपर लिमिट मिल रही है और लोअर लिमिट मिल रही है उस चीज से, within which the correlation coefficient is expected to lie. Probable error is used to determine the reliability of data. कितना डेटा रिलायबल है ये प्रोबेबल एरर बता सकता है। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 6 into PE तो देयर इज नो एविडेंस ऑफ correlation. If it is greater than, then it is highly significant and you can rely on the data. So R plus probable error, R minus probable error, ये आपको दे देगा लिमिट्स, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, जिसके बीच में आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट एग्जिस्ट करता है। काइल पियर्सन इज डिपेंडेंट अपॉन चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। अगर दो वेरिएबल्स है तो ये R X Y है। सो काइल पियर्सन में हमने क्या देखा? ओरिजिन भी है, स्केल भी है। If two variables x and y are related to each other by the equation y is equal to a plus bx, रिग्रेशन की बात चालू हो गई है, ठीक है। Then r is always equal to 1, but the sign of r depends upon the sign of b. Regression is nothing but measure of average relationship between two or more variables, वो भी उनके actual original units में। रिग्रेशन में भी दो टाइप के वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट। अगर मैं y on x बोलता हूं मतलब y डिपेंड करता है x के ऊपर, तो x इंडिपेंडेंट है, बट y डिपेंडेंट हो गया x के ऊपर। अगर मैं x on y बोलता हूं तो x इंडिपेंडेंट है, x डिपेंडेंट है, बट y इंडिपेंडेंट है, जिसके ऊपर x डिपेंड करता है, ठीक है। So the variable which is predicted on basis of another variable is called a dependent, and the variable which is used to predict is called independent. Uses क्या है रिग्रेशन के? It is used to predict the value. अगली वैल्यू कौन सी उसको प्रेडिक्ट करेगा। रिग्रेशन एनालिसिस टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट हेल्प टू कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मैं कोरिलेशन डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट करना चाहूं, इसके थ्रू करना चाहूं, कर सकता हूं क्या? जी हां, राइट। उसके बाद रिग्रेशन एनालिसिस थ्रू स्टैंडर्ड एरर हेल्प्स टू ऑब्टेन मेजर ऑफ एरर, कितना एरर इन्वॉल्व है एक पर्टिकुलर कोरिलेशन में दो वेरिएबल्स के बीच में। उसके बाद रिग्रेशन एनालिसिस इज हाईली यूज्ड इन बिजनेस, रिसर्च एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। फोर, इन कोरिलेशन रिग्रेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिग्रेशन लाइंस, y on x and x on y. y is equal to a plus bx, x is equal to a plus by, ठीक है। ये जो b है ना, bxy, byx, these are रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, राइट। तो वहां से कोरिलेशन से रिग्रेशन दोनों भी पॉसिबल बिल्कुल भी है, ठीक है। नेक्स्ट, इन रिग्रेशन एनालिसिस there are two types of regression lines, पढ़ लिया अपन ने, तो चलो। geometric mean of both the regression coefficients is equal to correlation coefficient, ये भी हम अभी पढ़ के आए हैं। sign of both the correlation regression is always same. if one regression coefficient is greater than 1 then definitely the other value is less than 1, because accordingly dependency independency decide की जाती है। the correlation coefficient is independent of change of origin but not of scale. तो scale से affect होगा क्या? हाँ। origin से affect होगा क्या? नहीं। next, angle between regression line is denoted by 0 and its value is denoted by r. If r is 0 then both the regression lines are perpendicular to each other and there is an angle of 90 degree between them. r is plus 1 then regression lines coincide to each other and there is an angle of 0 degree. Regression line is known as best fit. एग्जाम के दिन सुबह सुबह भी देख के जाना है,
Standard error is an estimate of measure of dispersion about an average line called the regression line. If the value of standard error estimate is small, then it means that dots will be closer to the regression line. मतलब ज्यादा वेरिएशन नहीं होने वाला है, ठीक है. And the estimate based on this line will be better, and if the value of standard deviation is large, then dots will be farther away, and the estimate based on this line is not accurate. So यहां पे better होगा estimate, क्योंकि स्मॉल है, क्लोजर है, तो भरोसा किया जा सकता है, ठीक है. यहां तक चीजें क्लियर है क्या, बताइए. आइए प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे आगे. यहां तक क्लियर है क्या, चैट बॉक्स में बताइए. कम ऑन, बी क्विक. 3 more chapters to go. लाइव वालों चैट बॉक्स में बताओ. इज इट डन? क्या कर रहे थे, अटेंड नहीं कर रहे क्या लेक्चर? चलो पीपल, लेट्स गो. चलो लेट्स गो, फ्यू मोर मिनट्स, लेट्स टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी. पहले प्रोबेबिलिटी, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर आपका फाइनल आता है इंडेक्स नंबर्स, ठीक है. रैंडम एक्सपेरिमेंट करता है. देखिए ये मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं बिकॉज इसमें हमने बहुत सारी चीजें आज कवर कर ली है, ठीक है. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस के अंदर ऑटोमेटिकली एक क्या बोलते हैं, मतलब रैंडम है, डायरेक्टली चांस के ऊपर डिपेंडेंट है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रायल, जैसे कि टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, ठीक है. सो स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, ऐसे मतलब कुछ भी आ जाता है, ठीक है. सैंपल स्पेस, ऑल पॉसिबल आउटकम्स. इवेंट क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स अंडर अ डेफिनेट रूल और अ लॉ कॉल्ड एज एन इवेंट, ठीक है. अगर डायस का एग्जांपल है तो उस केस में नल इवेंट मतलब सैंपल पॉइंट है ही नहीं. सिंपल इवेंट क्या है? जो आगे डिकम्पोज नहीं किया जा सकता. देन कंपाउंड इवेंट क्या है? जो आगे डिकम्पोज किया जा सकता है. एग्जॉस्टिव मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है? मतलब ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट प्रिक्लूड्स ऑकरेंस ऑफ अनदर इवेंट, मतलब एक होगा तो दूसरा नहीं होने वाला है, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, ठीक है. सो जैसे कि हेड की और टेल की बात की जाए, ये हो जाता है ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट प्रिक्लूड्स और प्रिवेंट्स और रूल्स आउट द हैपनिंग ऑफ ऑल अदर इवेंट्स. इक्वली लाइकली मतलब क्या? देयर इज नो रीजन टू एक्सपेक्ट एनीवन इन प्रेफरेंस. किसी को भी पहला प्रेफरेंस नहीं, दोनों तीनों चीजें साथ में. 50% बारिश आएंगी, 50% बारिश नहीं आएगी, ठीक है. कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन अ पॉपुलेशन एग्जॉस्ट द पॉपुलेशन, सो दे आर कॉल्ड एज कलेक्टिवली. टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जितने भी है, एग्जॉस्टिव वाली बात हो गई. इक्वली प्रोबेबल, अगेन सेम एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैविंग इक्वल चांसेस ऑफ ऑकरेंस, जो हमने इक्वली लाइकली में पढ़ा था, सेम चीज है. फेवरेबल के केस में क्या है? केस वेयर एंश्योर्स ऑकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट. अगर मैं बोलता हूं फेवरेबल इवेंट है जहां पे ए ऑकर होगा, तो ए ऑकर होने के चांसेस कितने हैं? ये हो गया फेवरेबल वाला. इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, उसके अंदर हमें देखिएगा
व्हेन इट इज कंडक्टेड इन ऑकरेंस ऑफ वन ट्रायल डज नॉट अफेक्ट, देखो occurrence of an event in one trial does not affect occurrence of another event, subsequent event. It is called as independent, and it is said to be dependent. Events which are not dependent are called as मतलब dependent, जो एक दूसरे के occurrence पे depend करता है. Classical definition of probability हमने पढ़ा हुआ है, आज ही पढ़ा अपन ने classical probability का definition. Probability of A के हिसाब से जो अपन ने नोट करके निकाला था. Odds जो है, suppose in a random experiment consists of n mutually exclusive elements, odds against था and जहां पे non favorable to favorable, और odds against नहीं, odds in favorable अगर होता है, odds in favor, उसमें क्या था, फेवरेबल अपॉन नॉन फेवरेबल. ठीक है, सो फेवरेबल इज व्हाट, ऑड्स एंड फेवर इज व्हाट, फेवरेबल अपॉन नॉन फेवरेबल. ऑड्स अगेंस्ट क्या है, नॉन अगेंस्ट अपॉन फेवरेबल. ठीक है, चलिए उसके बाद एडिशन थ्योरम पर अपन ने ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी एंड इंटरसेक्शन माइनस कर लेंगे. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की भी बात की अपन ने, दैट एक हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा है, तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो ये एक ही इवेंट ऑर्गेनाइज होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1 तो ये सर्टेन है, श्योर है. ये 0 है तो इट इज इम्पॉसिबल इवेंट. थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लेट्स गो अहेड. चलिए ध्यान देना, फटाफट से सामने फोकस करना. डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटीन्यूअस है. डिस्क्रीट में बायनोमियल है, पॉइजन है. कंटीन्यूअस में नॉर्मल है, गामा है. गामा अपने पास अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, हम हमारे सिलेबस में नहीं दिख रहे हैं. इट अज्यूम्स ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज, और ये डिस्क्रीट के ऊपर बात करता है. बायनोमियल के अंदर में n और p दो पैरामीटर्स है, नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस. बायनोमियल में मीन इज np एंड वेरिएंस इज n into p into q. सो n into p into q इज ऑलवेज लेस देन मीन. व्हाई? बिकॉज़ q से मल्टीप्लाई किया जा रहा है. कंडीशंस क्या है बायनोमियल के अंदर में, ध्यान देना. एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स एंड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स. ईच ट्रायल हैज ओनली टू आउटकम्स, सक्सेस एंड फेलियर. ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, और एक ट्रायल दूसरे ट्रायल के आउटकम को अफेक्ट नहीं करता है. प्रोबेबिलिटीज डू नॉट चेंज फॉर ईच ट्रायल. इन अ बायनोमियल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो भी है वो भी लिखा हुआ है. शेप क्या है, अगर p 0.05 हो तो इट इज सिमेट्रिकल, लेस देन 0.5 स्क्यूड टू द राइट, ग्रेटर देन 0.5 मतलब इस तरफ स्क्यूड टू द लेफ्ट. ठीक है. मोड इज ऑलवेज n+1 into p. पॉइजन के अंदर में डिस्क्रीट है और नॉन नेगेटिव वैल्यूज अज्यूम करता है. एक ही कांस्टेंट पैरामीटर है, एक ही पैरामीटर है. उसके बाद इसको डिनोट किया जाएगा इस तरीके से, मीन एंड वेरिएंस यहाँ पे इक्वल है. उसके बाद दिस इज n इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, इनफाइनाइटली बहुत ज्यादा है. p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इनफाइनाइटली वेरी स्मॉल. n into p, m is also finite countable है. यूनिपैरामेट्रिक होता है, that is m एक ही पैरामीटर है. It is positively skewed towards right. इंक्रीज जैसे होगा, जैसे जैसे m इंक्रीज होगा वैसे वैसे राइट में मूव होते जाएगा. पॉइजन में मोड जो है ये यूनिमोडल होता है, बाय मॉडल है तो m और m-1 होगा. ठीक है, यूनिमोडल होगा तो सिर्फ m होने वाला है. उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं. इसका नॉर्मल कर्व का ग्राफ है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, रैंडम वेरिएबल x लेते हैं, कंटीन्यूअस वाला है, पैरामीटर्स म्यू है और सिग्मा स्क्वायर है, दैट इज वेरिएंस. दो पैरामीटर्स है. ठीक है, n जो है बहुत ज्यादा है और p और q ये 0 नहीं है. उसके बाद देखिए इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल बोलते हैं जब z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा भी देखा था अपन ने. प्रॉपर्टीज क्या है, परफेक्टली सिमेट्रिकल है, स्क्यूनेस 0 है. सिमेट्रिकल मतलब इस तरफ भी टेढ़ा नहीं है, इस तरफ भी टेढ़ा नहीं है, तो इट इज ऑलवेज परफेक्टली 0. नेक्स्ट उसके बाद बेल शेप्ड में होता है, दो एग्जैक्ट हाफ्स दिए हुए हैं. देन इट इज ऑलवेज यूनिमॉडल. मीन मीडियन मोड हमेशा सेम होता है. असिम्प्टोमेटिक बेस्ड, दैट इज टू एंड्स ऑफ द कर्व. पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन पढ़ा था ना अपन ने, उसी की बात है. हाइट इज मैक्सिमम एट द मीन लेवल. जब ये बेल शेप्ड बनता है नॉर्मल कर्व तो ऊपर जो पॉइंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू जो है वो बोलते हैं. ठीक है, ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड करता है कर्व, इसके लिए असिम्प्टोमेटिक है, मतलब ये कभी टच नहीं करता हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, एक्स एक्सिस को. ठीक है, देन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन कवर 68%, 2 वाला 95%, 3 वाला 99.73%. 99.73% हम देख करके भी आए हैं आज, राइट. और इसके ऊपर एमसीक्यू आने के चांसेस बन जाता है. ये टोटल एरिया अंडर कर्व है ना, टोटल एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. ठीक है, एनडीसी इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कंफ्यूज मत होना. मैथमेटिकल इक्वेशन निकाल सकते हैं इसका, इसका टोटल हमेशा 1 होता है, ये भी हमने देखा हुआ है आज. ठीक है, आगे बढ़िए. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हमेशा प्लस और माइनस सिग्मा के आसपास घूमते रहेंगे. म्यू प्लस सिग्मा, म्यू माइनस सिग्मा. Q1 Q3 जो है ये मीडियन से ही जो है इक्वी डिस्टेंट है, सेम डिस्टेंस पे है. मतलब Q1 इज मीन माइनस 0.675 सिग्मा और Q3 इज मीन प्लस 0.675 सिग्मा. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन डेविएशन इज 4 सिग्मा, क्वार्टाइल डेविएशन इज 2 सिग्मा. इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद दूसरा, as the sample size becomes large, normal distribution serves a good approximation.
तो जितना n ज्यादा होगा उतना बाइनोमियल और पॉइजन के कंपैरिजन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें अच्छे तरीके से प्रॉपर चीजें मेंशन करके देंगे, एक्यूरेट रहेगा। इट हैज मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज जिसके लिए हम इसको इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल इंडस्ट्रियल एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज होता है और इसके जो पैरामीटर्स है वो और कॉन्फिडेंस लिमिट्स इजीली देता है ये। नेक्स्ट चलिए इंडेक्स नंबर की बात करते हैं फटाफट से। इंडेक्स नंबर की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसी को देखते हैं फटाफट। चलिए लास्ट 1 और 2 पेजेस आई गेस। इंडेक्स नंबर इज स्पेशलाइज्ड एवरेज डिजाइन्ड टू मेजर द चेंज इन वन वेरिएबल और इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल। इंडेक्स नंबर्स में भी यूनिवेरिएबल इंडेक्स नंबर या कॉम्पोजिट। यूनिवेरिएबल मतलब एक सिर्फ प्राइस पे, या कॉम्पोजिट प्राइस पे भी और क्वांटिटी पे भी, हम दोनों भी पढ़ चुके हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स नंबर स्पेशलाइज्ड जो है 2 और मोर सीरीज पे भी है, जो डिफरेंट यूनिट के हैं, और डिफरेंट यूनिट के 2 और मोर सीरीज क्या वन सीरीज भी होगा। इंडेक्स नंबर्स measures a net change in the group या measures changes over a period of time without the क्या बोलते हैं टाइम न कंसिडर करते हुए भी मेजर करता है, टाइम के साथ बेस ईयर के साथ भी कंपैरिजन करता है। इंडेक्स नंबर्स आर यूजफुल टू अंडरस्टैंड ट्रेंड्स, टू अंडरस्टैंड स्टडी ऑफ डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, फोरकास्टिंग द डेटा, लॉन्ग टर्म ट्रेंड, सीजनल वेरिएशंस एंड इट हेल्प्स इन फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज। फार्मिंग नहीं हो, फ्रेमिंग है, फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज। जैसे आरबीआई वगैरह भी ये चीजें यूज करता है। लिमिटेशंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। लिमिटेशंस क्या है इसके अंदर के। इंडेक्स नंबर आर बेस्ड ओनली ऑन फ्यू आइटम्स, नॉट ऑन ऑल द आइटम्स। इट सफर्स फ्रॉम रैंडम सैंपलिंग। हम हर चीज का क्या बोलते हैं, हर चीज कंसिडर नहीं कर सकता, हम रैंडम सैंपलिंग कंसिडर करते हैं। डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑफ चेंज इन क्वालिटी, सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करेगा, अमाउंट, कॉस्ट एक्सेट्रा, प्रॉफिट पे फोकस करेगा। इंडेक्स नंबर सफर फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ एबनॉर्मल बेस पीरियड। तो बेस पीरियड सिलेक्ट करूंगा, नॉर्मल होगा, एबनॉर्मल होगा, उस लिए रिलेवेंट होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ कंपेरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, हम इस पे पूरी तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते, रिलाय भी नहीं कर सकते। इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ इंडेक्स नंबर इज नॉट पॉसिबल सिंस द आइटम डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। कंपैरिजन बिटवीन लास्ट पेयर्स एंड पाशेस, ध्यान देना लास्ट पेयर और पाशे के अंदर, लास्ट पेयर में बेस क्वांटिटी का ईयर है, पाशे के अंदर में करंट क्वांटिटी का ईयर है। मीन लास्ट पेयर के अंदर में वेट्स डू नॉट चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। और अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो एक पीरियड से दूसरे पीरियड में वेट्स चेंज होते हैं पाशे के अंदर में, जहां पे न्यू वेट्स भी अलॉट किए जाते हैं। फिशर के अंदर में, जिसको आइडल माना जाता है, इट इज यूज्ड एज ज्योमेट्रिक मीन। उसके बाद टेक्स इनटू अकाउंट बोथ करंट ईयर एज वेल एज बेस ईयर, satisfies time reversible and factor reversible test, is free from any biased, therefore it is most important and most ideal because easily इसको यूज किया जा सकता है। 4 टेस्ट देखे अपन ने, एडिक्वेसी के 4 टेस्ट है। अरे आज अपन पढ़ रहे थे ना, एडिक्वेसी के 4 टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है, टाइम रिवर्सिबल है, फैक्टर रिवर्सिबल है, सर्कुलर है। आइए देखते हैं, मैं इसको प्रॉपर रीड कर रहा हूं, ध्यान देना। यूनिट टेस्ट requires that the formula, unit test requires that the formula for constructing an index number should be independent of the units। ऐसा नहीं कि किलो में लिया तो ये, ग्राम्स में लिया तो वो, ऐसा लिया तो वो, नहीं, इट शुड बी इंडिपेंडेंट। इन विच और फॉर विच प्राइसेस एंड क्वांटिटीज आर गिवन, ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइज दिस टेस्ट बिकॉज़ हर एक में यूनिट प्रॉपर्ली हम यूज कर सकते हैं। तो ये यूनिट हो गया। टाइम रिवर्सिबल एंड फैक्टर रिवर्सिबल एंड देन सर्कुलर। टाइम रिवर्सिबल में देखिए, दिस टेस्ट इज गिवन बाय प्रोफेसर फिशर। अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट, formula for calculating index number should be such that it will give same ratio between one point of comparison and another point of comparison, जो फिशर फुलफिल करता है। no matter which of the two is taken as the base, तो बेस एक को लो और दूसरा निकालो, सेम आएगा। दूसरे को लो, पहला बेस लो, तो भी आपका आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। मतलब रेशियो। इफ द इंडेक्स नंबर इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द ईयर i कंसीडरिंग 0 एज द बेस, फॉर द ईयर 1 कंसीडरिंग 0 एज द बेस, फॉर द ईयर 0 कंसीडरिंग 1 एज द बेस, दोनों का आंसर सेम होने वाला है। इट शुड बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर, that is product will be always 1. So symbolically P01 into P10 is always 1. Following method satisfy the test. Fisher, yes. उसके बाद Marshall, yes. Simple geometric mean of price relatives, yes. Aggregative method, yes. जिसमें से लास्ट के तो अपने है ही नहीं। एग्रीगेटिव में फिक्स्ड वेट है, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मार्शल, हाँ, फिशर, हाँ, मेनली फिशर ही है। और ये बनाया किसने, फिशर नहीं बनाया है। फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट, अगेन इट्स गिवन बाय फिशर, सो फिशर विल सेटिस्फाई। इट इज according to Fisher just as each formula should permit the interchange of 2 times without even inconsistent result, so it is ought to permit interchangeability of price and quantities without giving inconsistent result। मतलब प्राइस कंसीडर करो आपके इंडेक्स नंबर के लिए वेरिएबल्स में, तो भी आपका आंसर सेम आएगा, और अगर आप क्वांटिटी कंसीडर करो तो भी आपका आंसर सेम आने वाला है, ठीक है, विदाउट गिविंग इनकंसिस्टेंट रिजल्ट। दैट इज 2 results multiplied together should give the true value ratio, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, change in price multiplied by change in quantity should be equal
and should be total to equal to the total change in the value, right? Circular extension of time reversible test. This test requires that if index number is constructed for year 1, consider 0 as base year, for year 2 consider base as 1. मतलब ये चेन वाला पार्ट अपन ने जो देखा था ना, वो ये देखो, ये चेन वाला पार्ट है, ठीक है. सो नो इंडेक्स नंबर इज सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर टेस्ट, ठीक है. इट शुड बी इक्वल टू 0. फिशर भी नहीं करता है. फिर उसके बाद कुछ एक्चुअल प्रैक्टिकल यूजेजेस. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर is also known as cost of living index number. It is nothing but how much the consumer of a particular class have to pay more or less in considering to certain items of service or goods. एक बेस ईयर दिया जाता है. Need of consumer is required because change in level of price affects change in level of class of people in different places and different manner. Important uses of CPI. वेजेस निकालने के लिए, परचेसिंग पावर समझने के लिए, डियरनेस अलाउंस निकालने के लिए, फॉर डियरनेस मतलब जो सैलरीज में दिया जाता है, एनालिसिस ऑफ मार्केट ऑफ गुड्स और सर्विस, डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज एज वेल. मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सीपीआई एग्रीगेटिव है और फैमिली बजट मेथड है. दोनों भी अपन ने देखे हुए, बेसिक ज्यादा डिटेल में नहीं है. बेस ईयर का शिफ्टिंग टेक्निक है जहां पे चेंजिंग दी ओल्ड बेस टू न्यू बेस. हमने पढ़ा हुआ 1980 से बेस 2000, 2000 से बेस 2020. स्प्लाइसिंग इज अ टेक्निक of linking 2 or more index numbers with same items and a common overlapping year. It may be forward or backward. चलिए इसी के साथ स्टॉप करते हैं. बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो एट 2:30. ये चीज मैं शेयर कर रहा हूं टेलीग्राम पे, आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है.